रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि विश्वास वो चिड़िया है जो प्रकाश की अनुभूति करती है और तब गाती है जब भोर में अंधेरा ही बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 2 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज का करंट अफेयर बहुत ही खास है, क्योंकि आज के पूरे वीडियो में हम बजट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बजट में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट है, ये जो है 6 स्तंभों पर आधारित है। पहला है स्वास्थ्य और खुशहाली, दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, दूसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा आपका है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, पांचवा है नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठवां आपका है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये 6 स्तंभ हैं 2021-22 के वित्तीय वर्ष के जो आम बजट है उसका। ठीक है, देखिए, आम बजट वर्ष 2021-22 का पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी लिंक मिल जाएगी। आप भारत सरकार की जो ऑफिशियल पीडीएफ है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से बजट के बारे में पूरा विश्लेषण कर सकते हैं। बाकी मैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपका वित्त वर्ष 2021-22 का बजट है, इसमें स्वास्थ्य और खुशहाली में कुल 2,23,846 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया है, जबकि 2020-21 में ये जो है आपका 94,452 करोड़ रुपए ही था, और ये जो है 137% की वृद्धि को दर्शाता है। देखिए, ऐसे ही तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने तुलनात्मक रूप से इसको आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस बजट में। पहला आपका है निवारक, दूसरा है उपचारात्मक और तीसरा है सुधारात्मक। और जो आपका वर्ष 2021-22 का बजट है, इसमें कोविड-19 टीके के लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी तुरंत नोट कर लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा। फिर से सुनिए, वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और देखिए, मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन जो आपका है निमोनिया वाला, ठीक है, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वर्तमान में 5 राज्यों के साथ देश भर में आ जाएगी, जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौत को रोका जाएगा। ऐसी घोषणा की गई है वित्तीय वर्ष 2021-22 के आम बजट में। और पोषण से संबंधित क्या घोषणा की गई। देखिए, जो आपका मिशन पोषण 2.0 है, इसको शुभारंभ किया जाएगा, ऐसा बजट को प्रस्तुत करते हुए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। और पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को सुदृढ़ बनाया जाएगा। और बजट प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा और 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए एक सुदृढ़ीकृत कार्यनीति अपनाई जाएगी। और स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के संबंध में क्या घोषणा की गई, ये भी ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो आपका आम बजट 2021-22 रहा, इसमें जो है शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 1,41,678 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय आवंटन किया गया। पूर्ण मलमूत्र प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन पर कार्य करने का जो है प्रस्ताव रखा गया बजट में। और कचरे की जरूरत पर पृथक्करण, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाना, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसमें कमी लाने पर जोर दिया जाएगा इस वित्तीय वर्ष में। और निर्माण और विध्वंस के कार्यकलापों के कचरे का प्रभावी रूप से प्रबंध करके जो है वायु प्रदूषण में कमी लाया जाएगा। सभी पुराने डंप साइटों के बायो उपचार पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये सारी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की बजट प्रस्तुत करते समय। देखिए, बजट के से संबंधित जो आपके एमसीक्यू हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो भी इस वीडियो में हैं। तो आगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। देखिए, अभी इस साल के बजट में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में जो है बात कही गई है। और इसके लिए जो है इस साल के बजट में कुल 2.76 लाख करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। इससे क्या होगा, देखिए, इससे जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा और 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस, 40 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद धनराशि का अतरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। देखिए, इसको लॉकडाउन में कोरोना काल के समय स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इससे संबंधित पहला प्रश्न आज का क्या है बजट से। देखिए, अभी हाल ही में किसने 1 फरवरी 2021 को लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश किया। तो देखिए, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल ही में 1 फरवरी 2021 को लगातार तीसरी बार जो है केंद्रीय बजट पेश किया है। इससे पहले भी ये
पिछले 2 वित्तीय वर्षों में केंद्रीय बजट को प्रस्तुत कर चुकी हैं। देखिए जो आपका केंद्रीय बजट है ये क्या होता है। देखिए केंद्रीय बजट जो है ये एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का आकलन पेश किया जाता है कि हमारी आय कितनी हुई और कितना हम खर्च करेंगे इस वित्तीय वर्ष में। देखिए इससे पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इन्होंने 29 जनवरी 2021 को आर्थिक सर्वे 2020-21 पेश किया था यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पेश किया था। और इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आज नहीं मिल पाएगी तो कल के वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगी, उसको मैं डाउनलोड करके आपको जो है लिंक दे दूंगा, ठीक है। और देखिए जो आपका ये आर्थिक सर्वे इस साल का है, इकोनॉमिक सर्वे है, इसके अनुसार 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाली जो वित्तीय वर्ष है, ठीक है, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% नेगेटिव में यानी कि -7.7 रहने की जो है उम्मीद है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में जो है भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 के वित्तीय वर्ष में कितने रहने की संभावना दर्ज की गई है, तो -7.7। और दूसरा प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र जो है ये किस तारीख तक चलेगा। देखिए भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र जो है ये आपका 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा। देखिए इस बजट सत्र 21-22 के 2 चरण होंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 का जो पहला चरण होगा ये 29 जनवरी को शुरू हुआ है जो कि 15 फरवरी तक चलेगा। और इसका जो दूसरा चरण है ये 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। और एक खास बात और है, देखिए 16 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक संसद के बजट सत्र का ब्रेक रहेगा यानी कि बीच में छुट्टी ली जाएगी। तो 15 फरवरी तक चलेगा, मतलब 29 जनवरी को स्टार्ट होगा, 15 फरवरी तक चलेगा, फिर 16 से 7 मार्च तक छुट्टी रहेगी, फिर 8 मार्च से 8 अप्रैल तक जो है इसका दूसरा जो आपका चरण होगा बजट सत्र का ये चलेगा, ठीक है। तो ये डेट पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए पिछले साल की बात करें, देखिए पिछले साल भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण संसद का जो शीतकालीन सत्र था ये आयोजित नहीं किया गया था, ये भी आपको याद रखना है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और तीसरा प्रश्न कि केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी 2 चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो देखिए केंद्रीय बजट 2021-22 में लोहा और स्टील जो है ये सस्ता होगा। इस समय वर्तमान में बात करें तो देखिए स्टील और लोहा बहुत महंगे हो चुके हैं। जो लोग मकान बनवा रहे हैं उनको पता होगा सरिया वगैरह काफ़ी महंगा हो गया था, लगभग 67-68 रुपये किलो गया था, मतलब 70 के आसपास पहुंच गया था। तो लोहा और स्टील जो है ये अब सस्ते होंगे, ऐसा घोषणा किया गया है बजट 2021-22 में। देखिए हर साल की तरह इस साल भी भारत के आम बजट में हमारे रोज़मर्रा के जीवन की कुछ चीज़ें महंगी और कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं। आपको बता दें कि इस साल बजट में सोना और तांबे का सामान सस्ता हुआ है। आप जी भर के गोल्ड यानी कि सोना खरीद सकते हैं, तांबे का सामान खरीद सकते हैं, जिनके घर में बेटियों की शादी है उनको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। और लोहा और स्टील भी सस्ता हो गया है। चमड़े के उत्पाद, नायलॉन और पेंट, नायलॉन के कपड़े, ड्राई क्लीनिंग सहित पॉलिस्टर के कपड़े भी सस्ते हुए हैं। तो शादी की शॉपिंग मतलब सस्ते में निपट जाएगी इस बार। और इस बार शायद मेरी भी शादी हो जाए अगर आप लोगों की दुआ रही तो। देखिए आदमी को मतलब होता है कि एक ड्रीम होता है कि सही समय में नौकरी मिल जाए, सही समय में छोकरी मिल जाए, ठीक है। छोकरी मीन्स वाइफ, मतलब लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो ये पुरानी कहावत है, नौकरी और छोकरी, ठीक है। तो मैंने उस सेंस में कहा। और आपको भी मैं मतलब मैं यही प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से कि इस वित्तीय वर्ष में ही आपको नौकरी भी मिल जाए और छोकरी भी मिल जाए, और लड़कियों के लिए स्पेशली उनको बढ़िया सा दूल्हा मिल जाए और वो भी सेटल्ड हो जाए, उनको भी जॉब मिल जाए। तो ये थोड़ी सी लाइफ की बातें हो गई। चौथा प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका इस बार का बजट होगा इसकी जो है जो हार्ड कॉपी है वो नहीं छपेगी, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। तो बजट की सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो है इसको पेश किया गया, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में 2021-22 का जो है बजट पेश किया गया। और ऐसा पहली बार है कि बजट की हार्ड कॉपी छापी नहीं की, यानी कि पेपरलेस बजट पेश किया गया इस बार संसद में। क्यों? क्योंकि भारत में देखिए कोरोना महामारी जो है इसने कमर तोड़ दी है, और इसीलिए जो है इस बार का बजट का जो पेपर था वो प्रिंट नहीं किया गया, ठीक है। देखिए आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब आम बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए गए। पांचवा प्रश्न है कि भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। देखिए अगर आपको बजट का पूरा डिटेल चाहिए तो आप एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं
जिसका नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ पे टाइप कीजिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। आपको जो है एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसमें बजट के बारे में सारे के सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बार एक और अच्छी खबर आपके लिए आ गई है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके बजट के बारे में सारे फैक्ट जान सकते हैं। बाकी पीडीएफ तो मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करिएगा। और देखिए मंथली करंट अफेयर का जो वीडियो है 2 जनवरी वाला, ठीक है, जनवरी 2021 का, वो भी अपलोड कर दिया मैंने। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी पूरा देख लीजिएगा, आपका पूरा जनवरी महीने का रिवीजन हो जाएगा। हम बात कर रहे थे केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन की। देखिए ये एप्लीकेशन वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग और वित्त विधेयक आदि सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा प्रदान करता है। भारत सरकार की इस एप्लीकेशन को आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और छठवां प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में किस स्थान पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। तो देखिए जो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में जो है, जो आपका लेह है, ठीक है, लद्दाख का लेह, तो लद्दाख के लेह में एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। देखिए अभी हाल ही में जो आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया था। तो लद्दाख में प्रेजेंट टाइम में यूनिवर्सिटी के मतलब अगर कोई छात्र जो है हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो उसको जो है अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, लेकिन अब इसको जो है मतलब अपने खुद की यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, लेह में बन जाएगी, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ सकेंगे। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया, ताकि लद्दाख में रहने वाले सभी छात्रों को आसानी से हायर एजुकेशन मिल सके। सातवां की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है कुल 64,180 करोड़ रुपए का। याद रखिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कुल 64,180 करोड़ रुपए की धनराशि जो है प्रदान की है। और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए इस बार के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुल 2.23 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, इन्होंने बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया है। इन्होंने बताया बजट में मतलब बजट प्रस्तुत करते समय कि जो आपकी ये आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है, ठीक है, तो इस योजना के लिए कुल 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसे 6 वर्षों में खर्च किया जाएगा। ये बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70,000 गाँव में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे इस योजना के तहत। और इससे जो है एक 602 जिलों में यानी कि भारत के कुल 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना की जाएगी और भारत के सभी जिलों में जांच केंद्र भी बनाए जाएंगे। तो ये खास बातें हैं जो आपकी एक नई योजना जिसका नाम है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है, ठीक है, तो इसको शुरू किया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत जो है कुछ मुख्य पहल होंगे। पहला, एक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान बनाया जाएगा, मतलब स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान बनाया जाएगा, एक भारत में कहीं भी एक प्लेस डिसाइड किया जाएगा बाद में। और कुल 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। 4 वायरोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाएंगे और 15 स्वायत्त आपात ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल बनाए जाएंगे। सभी जिलों में यानी कि भारत के सभी जिलों की बात हो रही है, भारत के सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 11 राज्यों में कुल 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां बनाई जाएंगी। और साथ में भारत के 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ किया जाएगा। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल की सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में विस्तार किया जाएगा ताकि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ा जा सके। 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू किया जाएगा और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म बनाएगा, ऐसी जो है घोषणा की गई बजट में। और 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी भारत में।
तो ये जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत जो है मुख्य पहल के बारे में जो है जानकारी थी, इसको याद रखिएगा। आठवां प्रश्न की केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई हैं। तो देखिए केंद्रीय बजट 2021-22 में बताया गया है कि जो आपके रत्न और जूते हैं, यानी कि आप पूरी शॉपिंग करेंगे तो जूते आपको थोड़े से महंगे पड़ेंगे, बाकी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, ठीक है। और रत्नों की बात मैंने आपको की, तो रत्न आपको पता ही होंगे, लेडीज़ को खासतौर से रत्न क्या होते हैं। देखिए केंद्रीय बजट 2021-22 में जो है इस साल निम्नलिखित वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। इनमें आपका विदेशी चमड़ा, यानी कि विदेशी चमड़ा जो है ये महंगा हो जाएगा। सोलर इन्वर्टर महंगे हो जाएंगे। विदेशी मोबाइल और चार्जर महंगे हो जाएंगे। मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज की कीमतें भी जो है इसमें इजाफा हुआ है। मोबाइल फ़ोन के दाम बढ़ेंगे। मोबाइल पार्ट्स पर जो है छूट कम हुई है। रत्न और जूते भी महंगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। और इसी तरह इस साल के बजट में आयातित ऑटो पार्ट, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े भी महंगे हुए हैं। तो इतनी चीज़ें महंगी हुई हैं और इसको आप नोट कर लीजिएगा। नवा प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से, यानी कि डबल टैक्सेशन सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है। तो देखिए जितने भी लोग हैं, मतलब अप्रवासी भारतीय लोग हैं, यानी कि NRI लोग हैं, इनको जो है डबल टैक्सेशन, यानी कि डबल टैक्सेशन से जो है छूट दी गई है। आपको बता दूं प्रवासी भारतीयों को भारत में अर्जित की गई अपनी आय पर भारत में टैक्स देना पड़ता है। और इसके साथ ही ये जहाँ पर पैसा कमाने जिस देश में गए हैं तो वहाँ पर भी जो है इनको अपनी अर्जित आय पर टैक्स देना पड़ता है, यानी कि इनको 2 बार टैक्स देना है, भारत में भी और विदेश में भी। तो अब ये अप्रवासी भारतीय जो है ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक डबल टैक्स चुकाने से बच सकते हैं। ऐसा भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते समय संसद में ये घोषणा की। 10वां प्रश्न है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। तो देखिए अब जितने भी 75 साल से अधिक आयु के लोग होंगे, यानी कि जो मोस्ट सीनियर सिटीजन बोल सकते हैं, सीनियर सिटीजन तो 60 साल से ऊपर हो गया, 75 साल से अधिक, देखिए वैसे भी इंडिया में मतलब ये चूतिया बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। देखिए ये छूट तो मिलनी चाहिए लगभग 50 साल से ऊपर के लोगों को, क्योंकि देखिए भारत में जीवन प्रत्याशा धीरे धीरे कम हो रही है और मुझे लगता है बहुत गिने चुने लोग जो है ये 75 साल की एज पार कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, क्या उम्र घटानी चाहिए? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो है फालतू टैक्स दे रहे हैं, मतलब जिनकी इनकम बहुत कम है, छोटे मोटे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब कमाए हम, मजे लूटे सरकार, ठीक है, और अपने हिसाब से वो खर्च करे। तो इतना भी टैक्स नहीं लेना चाहिए कि इतना जो है मतलब किसी की कमर टूट जाए। तो हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की। देखिए सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया गया है कि अब जो है जितने भी 75 साल से अधिक आयु के लोग होंगे उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। तो ये थे आपके बजट सेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ये किस तिथि को चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे, बताइए। देखिए बजट में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव में चली जाती हैं, जैसे कि जूते महंगे हो रहे हैं। और सबसे गलत बात, मोबाइल एसेसरीज को सरकार महंगी कर रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वर्तमान में, क्योंकि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, सबको मोबाइल फ़ोन चाहिए, टैबलेट चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए, चाहे वो विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, क्योंकि हमें अगर पढ़ना है तो हमें मोबाइल या फिर लैपटॉप, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो उसको खैर सस्ता करना चाहिए था और ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इसका उत्तर बताइए जल्दी से। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के किस जहाज को डीकमीशन किया गया, बताइए। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किसने 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया, बताइए। चौथा प्रश्न कि हाल ही में किस तिथि को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया गया, बताइए। और अगला प्रश्न है कि पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तर क्या हैं उन पर। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया गया है, तो देखिए राजपा केरल है। और दूसरा था कि हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया, तो देखिए इसको जो है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है। और तीसरा था कि किस तिथि को शहीद दिवस या फिर मैटर्स डे मनाया जाता है, तो देखिए शहीद दिवस को हम 30 जनवरी को मनाते हैं।
और एक प्रश्न आपसे है कि और किस तिथि को शहीद दिवस मनाया था, ये मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था, उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। चौथा था कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक किस देश में आयोजित की गई, तो देखिए इसका आयोजन भारत में किया गया था। और पांचवा था कि फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत संकुचित रहने का अनुमान जताया है, तो देखिए भारत की जीडीपी जो है ये आपकी -8% जो है ये संकुचित रहेगी, ऐसा फिक्की ने एक अनुमान जारी किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो है नोट कर लीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया की सभी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन भी कर लीजिए।